वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड। और अब तक हम लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस तक पढ़ लिया था और रिग्रेशन की क्वेश्चन डिराइव कर ली थी। थोड़ी सी चर्चा एक बार फिर से रिग्रेशन पे करेंगे। रिग्रेशन होता क्या है इसके बारे में हमने आपको कुछ बातें बताई। अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ रिग्रेशन, तो कौन बताएगा रिग्रेशन की लिटरल मीनिंग क्या होती है? सर एवरेज। एवरेज। और मैंने एक लाइन बोली थी, स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स इट्स एवरेज, यानी जब स्टेप करते हुए हम एवरेज की तरफ रिपीट करें, एक तरह से जैसे एक वैल्यू से स्टार्ट करें, आगे बढ़ें, पीछे लौटें, और हर बार टेंडेंसी ये हो कि हम एवरेज की तरफ मूव करें। तो ये रिग्रेशन टर्म की एक मीनिंग होती है। रिग्रेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स इट्स एवरेज। ये टर्म आप याद रखिएगा। इस पे सेम 1 वालों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है। नीचे दिया जाएगा 4 ऑप्शन और पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन को पढ़ने के लिए हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन की एक क्वेश्चन ड्राइव की थी। रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस क्या था? रिग्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो रैंडम वेरिएबल लेते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये लाइन लेते हैं रिग्रेशन की, जहाँ पर x और y में से कोई भी किसी पे डिपेंड हो सकता है, चाहे y x पे डिपेंड हो जाए चाहे x y पे, यानी ये टू वे होता है। अगर हम y को x के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू पता होने पर हम y को डिफाइन कर सकते हैं, तो सिमिलर केस में अगर हमें y की वैल्यू पता हो तो हम x को भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी हमारे पास रिग्रेशन की जो इक्वेशन होती है वो एक नहीं होती, दो होती है। अब हमने जब आपको रिग्रेशन की इक्वेशन करवाई थी तो इस वाली इक्वेशन में हमने पैरामीटर्स ए और बी को एस्टीमेट किया था। रिग्रेशन इक्वेशन की खास बात क्या थी? मान लो हमने ये एक लाइन बना दी, हम इसको कह रहे हैं ये लाइन है हमारी y ऑन x, और एक लाइन ये बना दी, हम इसको कह रहे हैं x ऑन y। तो y ऑन x लाइन का मतलब होता है हमारे पास अगर x की वैल्यू है तो हम y की वैल्यू को इस लाइन की मदद से निकाल सकते हैं। मान लो आपको x की वैल्यू यहाँ पर पता है, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और ये वैल्यू बन गई y की। अगर आपको x की ये वैल्यू दी जाए तो आप ये वैल्यू बता दोगे y की है। अगर हम x ऑन y लाइन को देखें तो x ऑन y लाइन पर हमको अगर y की वैल्यू पता है तो हम x बता सकते हैं। तो अगर हमें ये y पता है तो हम बता देंगे ये x की वैल्यू है। अगर यहाँ का y हमसे पूछा जाए तो हम बता देंगे x की वैल्यू ये है। तो आप देख रहे हैं ना, लाइनें बदल रही हैं। जब हम x ऑन y यूज़ कर रहे हैं तो हम इस वाली लाइन के थ्रू अपने आंसर्स दे रहे हैं। जब हम y ऑन x पर आ रहे हैं, यानी x की वैल्यू पे y जानना चाह रहे हैं, तो हम इस वाली लाइन के थ्रू अपने आंसर्स दे रहे हैं। ग्राफ पेपर में हम आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बता रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये क्वेश्चंस पता हो तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ पता करने के लिए हमको बी और ए पता होने चाहिए। तो बी और ए हमने पिछली क्लास में आपको डिराइव करवाए थे, जहाँ पर बी की वैल्यू ये देखिए लिखी हुई है, ये आई थी। अगर आप इनको भूले हैं तो लेक्चर को रिपीट करिए। तो जो बी की वैल्यू आई थी वो फार्मूले के फॉर्म में ये थी, 1/n समेसन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाई 1/n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन में वेरियंस ऑफ एक्स। या फिर हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। और अगर हम रिलेशनशिप यूज करें कोरिलेशन वाली, कौन सी कोरिलेशन वाली? जिसमें कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन वेरियंस एक्स और वेरियंस वाई का रूट, ये आर के बराबर आता है। अगर इस रिलेशनशिप को यूज़ करें तो हम कोवेरियंस की वैल्यू को कितना लिख सकते हैं, यानी सिग्मा एक्स वाई को लिख सकते हैं आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। इस वाले रिग्रेशन कोफिशिएंट को हमने इस वाली इक्वेशन के थ्रू निकाला था। अब ये y ऑन x है तो इसके आगे सफिक्स में लग जाता है वाई एक्स। बी वाई एक्स को अगर आपसे कहा जाए इंटरप्रिटेट करिए तो बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स।
याद रहेगा सबको? ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है और ये वाली भी याद रखनी, ठीक है। चलिए, सिमिलरली वी कैन फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y। रिग्रेशन कोफिशिएंट इसकी वैल्यू क्या होगी r। अब x ऑन y है तो x का वेरिएंस ऊपर और y का वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे। तो इसको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप y ऑन x बोलते हैं तो y को ऊपर रखना है, x को नीचे रखना है, r दोनों के साथ रहेगा। अब एक थ्योरम आती है क्या कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का अगर ज्योमेट्रिक मीन ले लिया जाए तो हमें क्या मिलता है? तो हमें कोरिलेशन मिल जाता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमको कब मिलता है? जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन ले लें। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, 2 हैं तो रूट लगेगा, 3 होते तो क्यूब रूट लगता। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट मिलेगा। हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो बी वाई एक्स की वैल्यू है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स और इसकी वैल्यू है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, बाहर है रूट, अंदर है आर स्क्वायर, तो बचेगा आर। तो आपने ये देख लिया कि अगर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x एंड x ऑन y का रूट ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पर टेक्निकलिटी कहाँ पे आती है? ये तो इतनी आसान बात है कि कोई भी इसको याद कर सकता है। जब हम रूट से किसी वैल्यू को निकालते हैं तो रूल होता है, हम इसको प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो वैल्यू माइनस में होगी कि नहीं होगी। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज कितनी थी? -1 to +1। ठीक है, अब की बार जब क्वेश्चन पूछेंगे तो गरिमा बताना बेटा, ठीक है। -1 to +1 थी, यानी जब हम इसका रूट ले रहे हैं तो डेफिनेटली जब -1 से इसकी रेंज है तो माइनस में जा सकता है, यानी √r² को हम क्या लिखेंगे? +-r। एट द सेम टाइम r कैन नेवर बी पॉजिटिव और निगेटिव। एक ही समय पर r प्लस और माइनस दोनों नहीं हो सकता, या तो r प्लस होगा y x के बीच में या तो माइनस में होगा। दो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब ये प्रश्न उठता है कि जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं तो हम r का साइन क्या लें? तो हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, लेकिन आज थ्योरी पे समझिए। हमने आपको इक्वेशंस लिख कर दी, y = 2 - 3x। हम आपको बता दे रहे हैं पहले ही कि ये y ऑन x लाइन है। नॉर्मली एग्ज़ाम में आपको पता नहीं होता y ऑन x लाइन कौन सी है, क्योंकि दोनों एक जैसी लिखी जाती हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। x ऑन y को हमने लिखा 3 - 5y और ये बता दिया x ऑन y है। चलिए, आपको by(x) और bxy पता चल गया। अब अगर हम इनकी मदद से r की वैल्यू निकालें तो आपके हिसाब से r का साइन क्या लेना चाहिए, बताइए। माइनस का। तो आपको क्या याद रखना है? रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स वाई यानी x ऑन y और रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। पहली चीज़ याद रखनी है कि दोनों के साइन कैसे होने चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्लस में और एक माइनस में? अगर ऐसा हुआ तो कोरिलेशन क्या हो जाएगा? बोलिए। कोरिलेशन इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि हम रिग्रेशन कोफिशिएंट को ही तो मल्टीप्लाई करके रूट ले रहे हैं। अगर दोनों माइनस में हुए, साइन सेम, तो दोनों माइनस में हो सकते हैं और दोनों प्लस में हो सकते हैं। क्या एक प्लस में और एक माइनस में हो सकता है? हाँ या ना? नो सर, नेवर, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव सेम साइन। अभी इन सब की चर्चा आगे और डिटेल में होगी, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। अब अगर हमारी इक्वेशन हमको सही से पता चल गई, y ऑन x और x ऑन y हमको सही से पता चल गई, तो हम ये कहेंगे कि इनमें रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन अगर दोनों प्लस में है तो हम यहाँ पर r कैसा लेंगे? पॉजिटिव। और अगर दोनों माइनस में है तो हम r कैसा लेंगे? नेगेटिव। तो ये बात आपको याद रखनी है। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन 101% आएंगे ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं न्यूमेरिकल। चलिए, क्वेश्चन शायद मेरे पास है, मैं देखता हूँ कहाँ पे है।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि रिग्रेशन का क्वेश्चन है। इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन डेटा द फॉलोइंग रिजल्ट्स ओनली आर लिजिबल। क्या दिया है हमें? वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है 9। तो चलिए पहला डेटा हमको दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर। आगे रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है। तो रिग्रेशन इक्वेशन में हम कैसे पहचाने कौन सी एक्स ऑन वाई है और कौन सी वाई ऑन एक्स है? कोई तरीका डायरेक्ट नहीं है ऐसे पहचानने का जब तक आप इसकी प्रॉपर्टीज़ ना यूज़ करें। तो प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करवाएंगे। पहले क्वेश्चन क्या क्या करना, फाइंड आउट करना है द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी हमको म्यू एक्स और म्यू वाई चाहिए। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई आर चाहिए। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सिग्मा वाई भी चाहिए। इतनी चीज़ें हमको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि अगर हम सही इक्वेशन नहीं पहचान पाए तो हमारे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई गलत हो जाएंगे। तो देखिए कैसे हम सही इक्वेशन पहचानते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको y इक्वल टू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? जी सर लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू 8/10x प्लस 6.6 या 66/10। ठीक, 8/10x प्लस 66/10। ठीक है, क्या हम इसी इक्वेशन को x इक्वल टू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो फिर अब पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी वाली है। तो अगर हम x इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 10/8y प्लस 66/8। ठीक है, हमने इसको y के फॉर्म में भी लिख लिया और x के फॉर्म में भी लिख लिया। अभी देखिए तुरंत आप पहचान जाओगे बहुत ही आसानी से। सर माइनस 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 ओके ओके, माइनस कर देते हैं, यहाँ पर होगा माइनस। हमने इसको x के फॉर्म में लिखा। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन की ज़रा बात करते हैं। 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। तो हम इसको y के फॉर्म में लिखते हैं पहले। तो y के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये 40/18x और माइनस 214/18। सही है, चेक कर लेना गलत ना होने पाए। ओके, अब अगर हम इसको लिखते हैं x ऑन y के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 18/40y प्लस 214/40। तो अगर हम पहले वाले दोनों पेयर ले लें, यानी पहली इक्वेशन का हमने ये ले लिया और दूसरी इक्वेशन का हमने ये ले लिया, यानी इन दोनों को तो इन दोनों को कैसे आपने पहचाना नहीं होगा बताइए? सर क्योंकि इसका जब r निकालेंगे तो सर वो इमेजिनरी हो जाएगा। कहाँ r इमेजिनरी हो रहा है बेटा? बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू क्या है? यहाँ से हमको बी वाई एक्स मिलेगा। इन दोनों को लेना है क्योंकि ये y ऑन x है तो अच्छा, दूसरी वाली को x ऑन y मानोगे ना। अच्छा अच्छा सर मुझे लगा आप ठीक है सर। तो दोनों y ऑन x हो जाएंगे अगर इन दोनों को ले लेंगे तो। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ले रहे हैं तो हमारा b इस वाली इक्वेशन से बी वाई एक्स क्या बन रहा है? गरिमा बताओ जरा बेटा, बी वाई एक्स क्या बन रहा है? आपकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो हमारा बी एक्स वाई कौन बनता है? जो x का कोफिशिएंट होता है। क्या है यहाँ पर x का कोफिशिएंट? 8/10। ओके, नेक्स्ट वाली से बताओ बी एक्स वाई क्या बन रहा है? सर 18/15। अब अगर हम कोरिलेशन निकालते हैं इन दोनों से, अच्छा दोनों के साइन सेम दिख रहे हैं, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन सेम दिख रहे हैं। अगर साइन सेम ना होते तो हम यहीं पे कह देते गलत है। सर ये नहीं होंगे क्योंकि दोनों 1 से छोटे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे बताने दो। ठीक है, दोनों 1 से छोटे हो सकते हैं निकेत। एट द सेम टाइम बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी, बट एट द सेम टाइम बोथ कैन लेस देन यूनिटी। अच्छा चलो हम इसका r निकालते हैं। तो r के लिए हमको इसका रूट लेना है। तो 8/10 इंटू 18/40, तो ये तो आ गया 5 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.8/5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ज़रा देखते क्या आ रहा है। तो 0.36 यानी आ गया 0.6, है ना। तो जो r की वैल्यू आई वो क्या आ गई? 0.6। क्या ये हमारी -1 से 1 की रेंज के बीच में है? बिल्कुल है।
और हम आर का साइन क्या लेंगे, वैसे तो प्लस माइनस आया था लेकिन बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर पॉजिटिव, तो आर की वैल्यू हो गई प्लस 0.6। तो ये जो रिज़ल्ट हमारा आया है ये सही आ गया। गलत क्या होता, मान लो हम इन दोनों को चूज़ कर लेते। अब ज़रा देखिए क्या होने वाला है, इन दोनों को हम चूज़ करते तो हमारे पास इस इक्वेशन का क्या आता, बी वाई एक्स कितना आता, बताओ। गरिमा तुम्हें बोलना बेटा, तीनों को रखिए सर, ठीक हमें है। लगा और यहाँ से बी एक्स वाई तुम्हारी क्लास है ये, ठीक है। बी एक्स वाई का मतलब कितना हो गया, 10/8। साइन अब भी सेम निकल गए। अब अनिकेत तुम्हारी बात सही हो गई, आपने यहाँ पर बताया था दोनों लेस देन यूनिटी हैं तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ ग्रेटर देन यूनिटी नहीं हो सकते। तो जैसे ही यहाँ पर देखो ये भी एक से बड़ा है, ये भी एक से बड़ा है, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। दूसरी बात, और ऐसा कहा क्यों जाता है कि दोनों एक से बड़े नहीं हो सकते। जब दो एक से बड़ी क्वांटिटी का तुम मल्टीप्लाई करके रूट लोगे तो एक से बड़ी संख्या तो आएगी, और हमारा कोरिलेशन -1 to 1 लाई करता है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन लेने पर हम इसकी थ्रू कोरिलेशन ही नहीं निकाल पाएंगे। अब की बारी क्या हो गया 5 और ये हो गया 50/18। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ग्रेटर देन 1, और आर की वैल्यू एक से बड़ी हो ही नहीं सकती, इसीलिए हम दोनों को एक साथ एक से बड़ा नहीं ले सकते। तो अब आपको पॉइंट क्या क्या नोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करना है, ये आपको हमेशा याद रखना है, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई सेम साइन। और यहाँ से क्या निकलेगा, आर का जो साइन होगा वो इसी के जैसा होगा, आर हैज़ कर लो सेम साइन एज बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं, इफ़ बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 देन बी एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1। अगर एक एक से बड़ा हो गया तो दूसरा होगा एक से छोटा। अब यहाँ पर तीसरी बात बोली जाती है क्या, कि अगर एक है एक से छोटा तो दूसरे के बारे में क्या कहते हैं, ये होना चाहिए एक से बड़ा, लेकिन ये बात गलत है। एक ही समय पर दोनों एक से छोटे हो सकते हैं। तो आपको ये लाइन याद करनी है, इफ़ वन, जरूरी नहीं वो एक्स ऑन वाई हो या वाई ऑन एक्स हो, कोई भी इन दोनों में से कोई भी, तो इसको क्या लिखोगे, इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट greater than unity then other must be less than unity। अगर एक एक से बड़ा है तो दूसरा एक से ज़रूर छोटा होगा, बट वो वाली लाइन भी हम लिख देते हैं, बट बोथ हैव लेस देन यूनिटी एट द सेम टाइम। अब लेस देन यूनिटी का मतलब ये नहीं जीरो से छोटे पे चले जाओ, जीरो से छोटे पे जाएंगे तो दोनों जाएंगे, तभी दोनों नेगेटिव होंगे, तभी सेम साइन वाली कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। लेस देन यूनिटी का मतलब 0 से 1, और 0 के नीचे जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे। चलिए इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब आप इक्वेशन को देखकर वहाँ से पहचान सकते हैं कि बी एक्स वाई कौन है और बी वाई एक्स कौन है। तो चलिए अभी हम एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं जिसमें आपको करना है पहचानना। अच्छा अभी इसमें हमको और चीज़ें निकालनी थी, तो हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू 0.6 आ चुकी है क्वेश्चन में, और क्या हमें निकालना था, हमें निकालना था y का वेरिएंस। तो y के वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स।
सिग्मा एक्स की वैल्यू हम यहाँ से 3 यूज़ कर लेंगे, आर की वैल्यू 0.6 आ चुकी है, और बी वाई एक्स तो हमको इक्वेशन से ही मिल चुका था। कितना मिला था बी वाई एक्स? 10/8, 8/10 बी वाई एक्स हमको 8/10 मिला था। तो यहाँ पर हम 8/10 यूज़ कर लेंगे। तो क्या आपका यहाँ से सिग्मा वाई कैलकुलेट हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो आपका एक आंसर और हो गया। अब क्या बच रहा? मीन। मीन के लिए क्या करोगे? तो सभी को पता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमको उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है? सर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है लाइन की इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, दो लाइनें हैं रिग्रेशन की और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। हमको अगर दोनों की इक्वेशन पता है तो हम उन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे साथ में, और एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, है ना। जब एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी तो रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में क्या बोला गया था? रिग्रेशन इक्वेशन कहाँ से पास होगा? दोनों रिग्रेशन इक्वेशन मीन से पास होंगी। क्यों पास होंगी? कैसे प्रूफ किया था हम लोगों ने? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस पर पहला काम क्या था? समेसन लगाने का बोथ साइड। फिर n से जब डिवाइड किया था तो ये y बार बना था, ये n बना था और ये x बार बना था। यानी ये इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही, तभी तो y की जगह y बार आ गया और x की जगह x बार आ गया। तो ओरिजिन से जब दोनों पास होंगी तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? वही x बार कॉमा y बार। तो आपको दोनों इक्वेशन को लीनियरली सॉल्व कर लेना है। आपका मीन दोनों का निकल आएगा, x बार और y बार। तो ये काम भी करना है बेटा घर पे आपको गरिमा, ठीक है। बाकी लोग भी कर लेना अपने हिसाब से। और स्टैंडर्ड डेविएशन y निकल गया, मीन निकल गया, कोरिलेशन निकल गया, सारी चीज़ें आ गई। क्वेश्चन सॉल्व। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रिग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आंसर मैच कर लो चाहो तो। आर की वैल्यू देखो प्लस माइनस 0.6 है लिखा, बट सिंस बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर पॉजिटिव वी टेक आर इक्वल टू प्लस 0.6। और आपको एग्जाम में भी ये लाइन लिखनी होगी अगर आपका डिस्क्रिप्टिव आया तो कभी भी, ठीक है। चलिए, एक्स बार वाई बार के लिए इक्वेशन को सॉल्व किया गया है और एक्स बार वाई बार 13 और 17 आ चुके हैं, और सिग्मा वाई की वैल्यू इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे तो 4 आ गई है, ठीक है। आपको रिमार्क नंबर 2 पे ध्यान देना है। रिमार्क नंबर 2 पे करा, इफ़ वी हैड अज्यूम्ड दैट दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, यानी रिवर्स कर रहे हैं लाइन ऑफ इक्वेशन को, जो उन्होंने माना था उसका उल्टा कर रहे हैं। उल्टा करने पर देखिए नीचे क्या हो रहा है, बी वाई एक्स की वैल्यू 8/18 और इसकी 40/18, यानी किताब में ये दिया है आर स्क्वायर की वैल्यू 2.78 आई है, इसीलिए हम नहीं लेते हैं दूसरी वाली इक्वेशन को, ठीक है। यानी रिग्रेशन इक्वेशन यूनिक होती है, ये नहीं कि किसी को कैसा भी बना दो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस इन बॉम्बे करस्पॉन्डिंग टू प्राइस ऑफ ₹70 एट कैलकाटा फ्रॉम द फॉलोइंग। एवरेज प्राइस आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन 2 सिटीज़ दिया हुआ है। हाँ निकेत बोलो क्या कह रहे हो? अच्छा कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पता है? इसमें आपको रिग्रेशन इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। रिग्रेशन इक्वेशन जब निकाल पाओगे तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करवाते हैं आपको, और ग्रेजुएशन में कन्फर्म है रिग्रेशन लाइन के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपको रिग्रेशन लाइन के पेयर दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा विच पेयर इज़ करेक्ट, विच पेयर इज़ इनकरेक्ट, या कोफिशिएंट पूछा जाएगा, या कोरिलेशन पूछा जाएगा, या आर का साइन पूछा जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस इन बॉम्बे करस्पॉन्डिंग टू प्राइस ऑफ ₹70 एट कलकत्ता। यानी अगर कलकत्ता में कोई चीज़ 70 रुपये की मिल रही तो हमको उसको बॉम्बे में जानना है क्या है, तो हम मान लेंगे बॉम्बे में उसका प्राइस है ₹y, ठीक है। अब हम एक इक्वेशन y की सपोज कर लेंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ पर x की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे 70, और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन a और b पता होंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, a और b निकालेंगे। तो a की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, और अगर हम यहाँ से a निकालेंगे तो क्या आएगा, y बार माइनस बी एक्स बार, जहाँ पे y बार और x बार शायद हमें दिए हुए हैं। एवरेज प्राइस आपको दिख रहा है 65 और 67। अब कौन सा y का है कौन सा x है ये कैसे मानोगे, तो अभी अभी हमने माना बॉम्बे में निकालना है, तो बॉम्बे को हमने y माना और कलकत्ता को क्या माना है x। क्लियर?
ठीक है, तो हम 65 और 67 तो यहाँ पुट करके ए की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमको बी भी तो चाहिए। अब बी कैसे आएगा? तो यहाँ पर जो बी है उसका नाम हम क्या रखें? वाई ऑन एक्स इक्वेशन के हिसाब से बी वाई एक्स रखें, और इसका फार्मूला क्या होता है? आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। आर की वैल्यू हमें कितनी दी है? 0.8। सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का आपको दिया 3.5 और 2.5, तो ये 35 बन जाएगा या 25 बन जाएगा, है ना? 7 और 5 और इधर है 0.8, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5.6 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1.12 बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई? चेक कर लो, सही है। ठीक है, बी वाई एक्स जब हमने निकाल लिया तो अब हम एक ए भी तो निकाल सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई बार की वैल्यू 67 माइनस 1.12 इंटू एक्स बार की वैल्यू है 65। ये आ गया ए। जब हमारा ए आ गया, बी आ गया, तो हम इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन बना लेंगे ए प्लस बी एक्स। और अब हम एक्स की वैल्यू 70 पुट करेंगे और हमको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सॉल्यूशन का और घर पे इसको ट्राई करना तुम लोग, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लो। 10.5 वाला है 2.5। ले लिया? इन्होंने रिग्रेशन इक्वेशन ये वाली ली है जो हमने डिराइव करवाई थी, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो मैंने अभी बताया वो सही है, उससे करना, आंसर आ जाएगा सेम आंसर, ठीक है? सर नीचे एग्जाम्पल 10.6 है, कह रहा कैन y इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू बी द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y रेस्पेक्टिवली, एक्सप्लेन योर आंसर विद सुटेबल थ्योरेटिकल आर्गूमेंट्स। आपको ये खुद करना है। अगर ये कह रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन y ऑन x और x ऑन y है, तो आपको बताना है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। 10.26 का स्क्रीनशॉट लीजिए और आपका ये होमवर्क है। चलिए कुछ रिग्रेशन के और सवाल हम आपको देते हैं आज के होमवर्क में, जो कि अनसॉल्व के हैं और इन पे हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लो। चलो इसका सी पार्ट नोट करो, ये गरिमा के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन का बी पार्ट और ए पार्ट कहाँ है? ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन करना 8 का ए बी सी तीनों पार्ट, ठीक है? ये पूरा आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9.a, द मीन ऑफ अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर एट 3,4, मीन 3,4 पर है, आर की वैल्यू 0.4 है, द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। ये भी मत करो क्योंकि अभी हमने पैरेलल वाला आपको कराया नहीं, ठीक है? सी वाला देखो, द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स ऑब्टेन इन अ कोरिलेशन एनालिसिस आर एज फॉलोज। ये आपको इंपॉर्टेंट लगा कर करना है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बताना है, मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बताना है। तो सी वाले की स्क्रीनशॉट लो और इसका देखिए कोई और पार्ट है इस तरफ क्या? थर्ड पार्ट में द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स टू दैट ऑफ वाई, ये भी बताना है। अब आप सोचिए अगर रेशियो ऑफ वेरिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी होता क्या है, सोचना और आंसर करना। देखते हैं आंसर किसका कल आता है सही, ठीक है? इसके बाद क्या है? फॉर आर्मी personnel of stand 25 the regression of weight of kidneys on weight of heart both measured in ounce is, ounce क्या होता है तुम लोग जानते हो? सर एक यूनिट होती है, यूनिट होती है जो यहाँ इंडिया की नहीं है, ठीक है? पाउंड और आउंस यहाँ की यूनिट्स नहीं है।
तो आप आउंस से मतलब ही ना रखना, आपके लिए आउंस ग्राम या किलोग्राम है मान लो। इंटरनेट पे चेक करना जरा एक आउंस कितने ग्राम का होता है, ठीक है। पाउंड तो 453 ग्राम का होता है, आउंस को ज़रा चेक कर लेना, कल पूछेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको करना होमवर्क में, डी पार्ट को फ़ोटो क्लिक कर लो इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10A। 28.34 28.34 क्या ग्राम? ग्राम, यस अच्छा सर। ठीक है। क्वेश्चन 10A को क्लिक करो, ये भी आपका आज का होमवर्क है। चलो ये बी वाला पार्ट टिक करो, इस वाले का भी करो, ये भी होमवर्क है आपका। बस और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, इतने से मुझे लग रहा प्रैक्टिस आपकी सफिशिएंटली हो जाएगी। चलो सी वाला ये वाला कर लो, सी वाला पूरा कर लो, नीचे डी वाला भी कर लो और ई वाला भी कर लो, ठीक है। सी डी ई तीनों। बस इतने करो रिग्रेशन के, बाकी फिर अभी और चीज़ें हम करवाते हैं। चलिए अब वापस आते हैं हम अपनी क्लास पे। तो अभी आपको क्या क्या और करना है। सबसे पहली चीज़ तो आज हम ये जानेंगे कि रिग्रेशन इक्वेशन दो क्यों होती हैं। तो इसको मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, क्योंकि हमको जब x को इंडिपेंडेंट रखना है और दी हुई x की वैल्यू के लिए y को एस्टिमेट करना है तो हम y ऑन x लाइन लेते हैं। लेकिन अगर रिवर्स कर दें हम, यानी कि हमको अगर y को इंडिपेंडेंट रखना हो और दी हुई y की वैल्यू के लिए x जानना हो तो हम दूसरी लाइन कैलकुलेट करते हैं, x ऑन y। Why do we have two line of regression? There are always two line of regression, one of y on x and other of x on y होती हैं। The line of regression y on x is used to estimate the predict the value of y. y on x को हम किस लिए यूज़ करते हैं? y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x। व्हेन y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, अब मान लो y डिपेंडेंट हो, इसी वाले में कब कब करते हैं ऐसा? जब y डिपेंडेंट होता है और x होता है इंडिपेंडेंट। अब आगे बढ़ते हैं। The estimate so obtained will be best in the sense that it will have the minimum possible error as defined by the principle of least square। यानी हम इस y को इस सेंस में एस्टिमेट करते हैं कि जिस रिग्रेशन लाइन से हमने इसको निकाला है वो मिनिमम एरर दे रही है, क्योंकि हम लोग लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आगे वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ x फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ y, लेकिन हम उसी इक्वेशन से y को पुट करके x नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बनाते समय मैं आपको ग्राफ पे समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखिए, मान लो हमने x और y को ग्राफ पेपर पे स्कैटर डायग्राम पे प्लॉट कर दिया। स्कैटर डायग्राम क्या है ये सब लोग जान चुके हो, ठीक है। ये स्कैटर डायग्राम है। अब हमने जो हाइपोथेटिकल लाइन ली y ऑन x, मान ली कि ये है, तो जब हम इस y ऑन x लाइन को a और b को एस्टिमेट करते हैं तो हम करते क्या है? हम हर पॉइंट से y की डिस्टेंस लेते हैं। कैसी डिस्टेंस लेते हैं? वर्टिकल। कैसी? वर्टिकल। अब इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम कहते हैं एरर, क्योंकि ये वैल्यू वो थी जो एक्चुअल थी और ये वो थी जो हमने लाइन के इक्वेशन पे माना कि इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस एरर के स्क्वायर के सम को हम करते हैं मिनिमाइज। अब ज़रा इस एरर को ध्यान से देखो, हम अगर इस एक्स वाई प्लेन पर कोई भी मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं तो ये किसका मूवमेंट होगा? एक्स का या वाई का? यहाँ x है वैल्यू, y का मोमेंट होगा। ध्यान देना सभी लोग, अगर हम y की वैल्यू 2 ले लें, x इक्वल टू 2, और इस 2 पर ऐसे मूव करें तो ये मोमेंट होगा y का। तो y ऑन x में x की वैल्यू फिक्स है और y कर रहा है मूव। अगर हम इसी लाइन से ड्रॉ करते हैं, y की दी वैल्यू पे x को निकालते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y का मोमेंट है, y की एरर है। ये जो भी एरर आएंगी सब y की होंगी। गिवन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फिक्स है। अब जब हम दूसरी लाइन की बात करते हैं तब देखिए क्या करते हैं। अभी भी हमारा डेटा वही है, डेटा नहीं चेंज हुआ है, लाइन भी वही है, लेकिन अब की बार हम इन पॉइंट से डिस्टेंस ऐसे लेते हैं, ना कि ऐसे। यानी एक में हमने वर्टिकल ली और एक में हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में हम x की दी हुई वैल्यू पे क्या कर रहे थे? y कर रहे थे। अब की बार देखो कौन फिक्स लग रहा है? ये पॉइंट फिक्स है, इस पे ये x मूव कर रहा है। तो अब की बार हम किसकी एरर को मिनिमम करेंगे? दी हुई y की वैल्यू पे x की एरर को मिनिमम करेंगे। जब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाएंगे
तो अब की बार x की एरर मिनिमम होगी। तो ये लाइन जब बनाई जाती है तो x में आई हुई एरर को मिनिमाइज़ करते हैं, और ये लाइन जब बनाई जाती है तो y में आई हुई एरर को मिनिमाइज़ करते हैं। तो दोनों के लाइन के बनने का कॉन्सेप्ट ही अलग है, तो हम इसीलिए किसी एक लाइन से दूसरी को एस्टिमेट कभी नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ है ना? Okay, we can also obtain an estimate of x for any given value of y by using the equation of regression line of y on x. But the estimate so obtained, यानी हम उसी इक्वेशन से दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो एस्टिमेट हमें मिलेगा will not be best, वो अच्छा नहीं होगा। क्यों? Since the equation of regression line of y on x is obtained on minimizing the sum of square of error estimate in y, क्योंकि ये इक्वेशन कैसे डिराइव की गई थी? y में आई हुई एरर के स्क्वायर को मिनिमाइज करते हुए, नॉट इन x। अब ये हमने आपको ग्राफ से दिखा दिया, क्लियर हो गया। हैंस टू एस्टिमेट x फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ y, अब अगर हमको x एस्टिमेट करना है, y की वैल्यू दी है, वी यूज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y विच इज डिराइव्ड ऑन मिनिमाइजिंग। ये कैसे डिराइव की जाएगी? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर ऑफ एस्टिमेट इन x, x में आई एरर के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करते हुए निकाला जाएगा। हैंस x is dependent and y is independent. Thus, this is why we always have two line of regression. तो सभी को ये बात क्लियर हो गई, लाइन ऑफ रिग्रेशन दो क्यों होती है। ये थ्योरम में कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन रिग्रेशन, हमने आपको करवा दिया है विद साइन। नोट में वो सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, ये नोट अलग है। इस नोट में एक बात कही जा रही है, क्या कही जा रही है कि अगर हमारा कोरिलेशन +-1 हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन लिखेंगे y ऑन x। तो y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन थी क्या? y माइनस वाई बार, और यहाँ पे था b yx, और यहाँ क्या था? x माइनस एक्स बार। ये थी y ऑन x की इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पर b yx को हम क्या लिख सकते हैं? r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को x ऑन y लिखते तो क्या होता? अब इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए। इक्वेशन याद रहेगी कि नहीं रहेगी? x ऑन y के केस में हम इसको ऐसे लिखते हैं, x माइनस एक्स बार। अब की बार यहाँ क्या आता? बी एक्स वाई आता, और यहाँ आता y माइनस वाई बार, जहाँ पर बी एक्स वाई का मतलब है r सिग्मा x अपान सिग्मा y। अब कहा क्या जा रहा है कि अगर r की वैल्यू +1 हो जाए या -1 हो जाए तो क्या होगा। तो सपोज कर लेते हैं r की वैल्यू +1 या -1 हो गई, तो हम दोनों इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में r की वैल्यू प्लस माइनस पुट कर दो। एक समय में एक ही हो सकती है, तो जब प्लस होगी तो दोनों में प्लस, और जब माइनस होगी तो माइनस। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे y माइनस वाई बार, सिग्मा y को ज़रा इधर ले आओ, और सिग्मा x तो उधर है ही है। चलो दूसरी इक्वेशन में ज़रा पुट करो। तो यहाँ से x माइनस एक्स बार, सिग्मा x को इधर ले आओ, और सिग्मा y इस तरह पहले से है। तो अगर r की वैल्यू +-1 पुट कर दी गई तो आपको दोनों इक्वेशन में क्या दिखा बताओ? +1 होगी, लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी, कोइंसाइड हो गई, लाइन हो गई सेम, यानी लाइन की इक्वेशन सेम। तो दो इक्वेशन अगर हैं लाइन की और दोनों सेम है, तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी? एक लाइन ऐसे बनेगी और दूसरी इसी के ऊपर बनेगी, यानी लाइन कर गई ओवरलैप। जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो ऐसा होगा। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को हम लोग ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाते हैं? हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एक कितना एंगल बनाएगी? 45 डिग्री का। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी वो कहलाती है परफेक्ट, क्योंकि टोटल 90 होता है, आधा 45 ले लेगा, तो जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा, यानी x और y का इंक्रीमेंट सेम रेशियो में होने लगता है। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर डिक्रीमेंट होने लगे तो डिक्रीमेंट की लाइन कैसे बनेगी? डिक्रीमेंट की लाइन ऐसे बनेगी, और ये भी 45 का ही एंगल होगा, ठीक है। चलो, तो आपने ये समझ लिया कि अगर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 या -1 हो, इट मीन्स दैट वेरिएबल्स आर perfectly positively correlated or perfectly negatively correlated. Then both the regression line have the same equation and we will say that the lines are overlapped. ठीक है, प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप देखेंगे।
दूसरा आर इक्वल टू प्लस माइनस बी एक्स वाई, ये हो चुका है। आगे आते हैं, अब हम निकालेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो एंगल निकालने के लिए हमको करना क्या होता था, जब भी हम लाइन के बीच का एंगल निकालते थे तो हाई स्कूल में कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करते थे, हम लोग एक ग्रेडियंट लिखते थे m1 पहली लाइन का, दूसरी लाइन का m2, और एंगल निकालने का फार्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस, और यहाँ पर क्या आता था 1 प्लस m1 इंटू m2। याद है, भूल गए? यस सर, याद है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एंगल के लिए। तो एंगल का प्रूफ मैं लिख के नहीं करवा रहा हूँ, बस इधर ही देख लो, जल्दी से समझ जाओगे। इक्वेशन पहली है y ऑन x की, दूसरी है x ऑन y की। y ऑन x से अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं यानी प्रवणता निकालते हैं तो वो आएगी r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, जो कोफिशिएंट होगा। सिमिलरली सेकेंड लाइन से अगर हम निकालेंगे तो वो, हाँ, सेकेंड लाइन से निकालते समय एक बात का ध्यान रखना, जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो लाइन के इक्वेशन सेम करते हैं। तो ये थी y ऑन x, और ये थी x ऑन y। तो x ऑन y से हम इनको शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ और इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, y के फॉर्म में। अब y की प्रवणता ये वाली यानी ग्रेडियंट ये हो गई और इधर वाली ये हो गई, यानी हमको m1 m2 की वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें कुछ नहीं करना, m1 m2 की वैल्यूज़ को उसी फॉर्मूले में पुट कर देना है एंगल वाले में। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू दिस, मॉड वैल्यू लेते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो मॉड वैल्यू लेकर सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते समय कब कैसे मॉड हटा है वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स बाहर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पहले से ये बोला जाता है कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होते हैं, यानी हमेशा प्लस में होते हैं। तो मॉड के बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर तो प्लस माइनस वन है, तो प्लस माइनस वन को हम मॉड के बाहर नहीं ले सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो आर माइनस वन अपॉन आर अभी बचा हुआ है। नीचे क्या हुआ, आर से आर कैंसिल हो गया, तो सारा कुछ प्लस में है, तो नीचे का मॉड गायब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम लेकर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर मॉड में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आर का हो गया स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर होने के केस में क्या होगा, चाहे आर माइनस में हो और चाहे प्लस में हो, बोथ केसेस में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव। और उससे घट क्या रहा है, माइनस वन, वन घट रहा है। तो वन घटने के साथ क्या होगा, आर की वैल्यू मैक्सिमम प्लस वन मिनिमम माइनस वन होगी। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम हुई तो ये वैल्यू जीरो देगा, अदरवाइज आर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक से छोटी, स्क्वायर है एक से छोटी रहेगी। और एक से छोटी होने के केस में ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। और नेगेटिव का मॉड जब ओपन होता है तो आगे माइनस लगता है, तो माइनस लगने पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, वन माइनस आर स्क्वायर में। क्लियर? यस सर। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम होगी तो जीरो ही बन जाएगा, और मैक्सिमम मिनिमम नहीं हुई तो हमेशा एक से छोटी रहेगी। उस केस में ये नेगेटिव, और नेगेटिव को ओपन करेंगे तो ये आएगा। आगे देखिए, एक मॉड नीचे है तो आर वाले पे मॉड लग गया, यानी सारे मॉड ओपन हो गए, केवल एक आर का बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सिग्मा वाई एक्स को आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेना, तो ये बन जाएगा, और यहाँ पर आएगा वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड आर। और अब अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan को इधर शिफ्ट करेंगे और हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन आ गया। अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन ये कंफर्म रहेगा, आपको ऐसे चार ऑप्शन बना के दिए जाएंगे और उन चार में आपको पहचानना होगा कि थीटा कौन है, थीटा की सही वैल्यू क्या है। एक मेरा प्रश्न है आपसे, जब हम लाइन ऑफ रिग्रेशन में एंगल निकालते हैं तो हम, आपको दिख रहा होगा कि अगर हम दो लाइन ऑफ रिग्रेशन ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये, दोनों ही तो हैं। तो हम ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला लेते हैं। सर जो दोनों में छोटा होता है। हाँ, एक्यूट एंगल लेते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, ऑब्ट्यूज नहीं लेते हैं। जो एंगल छोटा होगा, इसीलिए तो मॉड भी करते हैं, इसीलिए मॉड भी करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लाइन की इक्वेशंस आ गई। अब नीचे कुछ केसेस दिए हुए हैं। केसेस में क्या है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, तो जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो tan क्या देता है, इनफाइनाइट देता है। ऐसी दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, यानी थीटा के बीच में अगर लाइन के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू
थीटा की वैल्यू जैसे हम पाई बाई 2 पुट करेंगे ये इनफाइनाइट बन जाएगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? हाँ, आर की वैल्यू 0, एक्स और वाई अनकोरिलेटेड, देन tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी ये इंटरप्रिटेशन कहाँ से निकाला जा रहा है? ये इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है उस वाली इक्वेशन से जो अभी अभी आई है। तो अभी अभी जो इक्वेशन आई है उसमें आर की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो देखिए आर की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या आएगा? नीचे आर है और जैसे ही नीचे 0 होगा ये इनफाइनाइट बन जाएगा। और इनफाइनाइट वैल्यू कब मिलती है? जब पाई बाई 2 होता है। यानी आर की वैल्यू 0 होते ही हमारी लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या हो जाएंगी? जैसे ही कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 हुआ वैसे रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। सभी को ये बात याद रखनी है, इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म है मिलेगा। अब अगर आर की वैल्यू +1 या -1 रख दे तो क्या होगा बताओ? सर वो कोइंसाइड कर जाएंगे। थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। और थीटा की वैल्यू 0 कब मिलती है? tan 0 पे। यानी यहाँ अगर हम ये देखें कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो tan थीटा की वैल्यू 0 कब मिलती है? जब 0 डिग्री हो। यानी हम इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 और यहाँ से थीटा आ गया 0। यानी लाइनों के बीच का जो एंगल है वो 0 हो गया। और 0 होने का मतलब दोनों लाइन सिमट कर एक दूसरे से चिपक जाएंगी, यानी कि ओवरलैप हो जाएंगी। तो आर की वैल्यू +-1 से थीटा 0 होगा और आर की वैल्यू 0 से थीटा पाई बाई 2 होगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। केस नंबर 3, +1 -1 के दो अलग केसेस हैं। फिगर भी मैंने साथ में सबके दे रखे हैं तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी देन अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। और मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए लिखा है ब्रैकेट में, कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, यानी इसका रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और कई बार गलत दिया गया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इसको प्रूफ कैसे किया जाए? तो प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? जो कह रहा है उसको लेके चले। ये कह रहा है एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से छोटा है, तो मान लिया x ऑन y 1 से छोटा है, लिख लिया bxy लेस देन 1। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि byx क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। अगर byx ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब 1/byx क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो हम क्या करेंगे? आल्सो आर स्क्वायर लेस देन 1, ये हमको पता है पहले से, और आर स्क्वायर की वैल्यू में हम रिग्रेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लेस देन 1 लिख देंगे। और अगर इसको सॉल्व करें तो bxy क्या आया? 1/byx। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने 1/byx के बारे में क्या देखा कि ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर इस वाले 1/byx को हम ग्रेटर देन 1 लिखें तो क्या होगा? bxy की बात करें तो ये क्या था? लेस देन 1 था। तो जब bxy लेस देन 1 है और ये क्वांटिटी क्या है? 1 मिनट, मुझे ज़रा इंटरप्रिटेशन कर लें तो फिर बताते हैं। देखिए इसको कैसे समझना है। आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ये चीज़ दी हुई है bxy लेस देन 1, और प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है byx ग्रेटर देन 1। तो अगर byx ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या है? 1/byx लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात हमने एज इट इज़ लिख ली। अब हम यूज़ कर रहे हैं आर स्क्वायर लेस देन 1 के कॉन्सेप्ट को। आर स्क्वायर लेस देन 1 में आर स्क्वायर को हम लिख देंगे इनके कोफिशिएंट में। जब इनका कोफिशिएंट हमने लेस देन 1 लिखा तो यहाँ से bxy की वैल्यू क्या आ गई? 1/byx। अब 1/byx क्या था? 1 से था छोटा। तो जब 1/byx 1 से छोटा है तो जो इससे छोटा है वो भी तो 1 से छोटा होगा, यानी bxy। और bxy हम लेकर क्या चले थे? छोटा। तो bxy हम छोटा लेकर चले थे और इसको 1 से बड़ा लेकर चले थे। और जब हम इसको 1 से बड़ा लेकर चले थे तो प्रूफ क्या हुआ? byx लेस देन 1। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम एक को छोटा लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ये हमको प्रूफ करना था और हम ये लेकर चले और वो बात प्रूफ कर दी। समझ गए? बाकी आपको रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो चलिए थ्योरम में एब्सोल्यूट वैल्यू जो अर्थमेटिक मीन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ नॉट लेस देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं। एब्सोल्यूट का मतलब मॉड होता है, बाकी सारी चीज़ें आप समझोगे। इसको ट्राई करना एक बार, ठीक है? हो गया तो ठीक, नहीं तो कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये आपका इस PDF का लास्ट प्रूफ है। इसके बाद रिग्रेशन का काम ख़त्म।
अब हम लोग स्विच करेंगे मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन पे। ये होते क्या हैं, और आपको हम 3 वेरिएबल के लिए सारी इक्वेशंस डिराइव करके दिखाएंगे मल्टीपल एंड पार्शियल की। ठीक है, तो ये होमवर्क में कर लेना आप लोग। चलो हम इसको भी थोड़ा सा डिक्टेट कर देते हैं, नहीं तो ये रह जाएगा। क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन लीजिए और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए। तो ये आपको दिख गया, आ गया ना, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1/2 और उसका मॉड। आगे लिखा है नॉट लेस देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन। ये कोरिलेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा नहीं होगा, छोटा ना होने का मतलब बड़ा होगा। तो हमको प्रूफ ये करना है, यहाँ पर जो लिखा है। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो जो दिया है उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। ये ले लिया हमने, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से r को कॉमन ले लेंगे। जब r कॉमन लेंगे मॉड के बाहर आएगा तो मॉड r बन जाएगा। मॉड r से मॉड r कैंसिल हो गया, इस 2 को इस साइड शिफ्ट कर दिया तो 2 यहाँ आ गया है। अब जो वैल्यू आ रही वो आ रही सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 2। चलिए सिग्मा एक्स वाई को भी दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दिया। मॉड हट जाएगा इसलिए क्योंकि सारे सिग्मा प्लस में होते हैं। अब अगर हम 2xy को इस साइड शिफ्ट कर ले तो -2 सिग्मा एक्स वाई हो गया। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या बन गया, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो किसी का होल स्क्वायर हमेशा 0 या उससे बड़ा ही तो होगा, विच इज़ ऑलवेज ट्रू। यस सर। और ये कब आया, जब हम ये लेकर चले थे जो उसने कहा था। तो इससे आने वाला रिजल्ट अगर हमेशा ट्रू है तो ये भी तो ट्रू ही होगा। प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए जी तो सर। अगली क्लास हमारी स्टार्ट होगी अब मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन से। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।